नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर मिश्रा और आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पार्ट 2। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, यदि आपने पहले पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो उसको आप देख लें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिससे आप सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो, ताकि हम आगे की कहानी को कंटिन्यू कर सकें और आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से डेवलप हो सके। वीडियो फर्स्ट में हमने देखा था, या पार्ट फर्स्ट में, कि किस किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, उनके आगमन का क्रम क्या था। जैसे कि पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। फिर हमने उनके स्थापना का क्रम देखा था, जिसमें मैंने बताया था कि स्थापना के क्रम में अंग्रेज डच से पहले हो जाएंगे और क्रम होगा पुर्तगाल, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। और इसके पश्चात हमने उसमें आपको एक मुख्य बिंदु बताया था कि उनकी प्रमुख कार्यालय या कहूँ प्रथम कार्यालय भारत में कहाँ खुले। इसमें था कोचीन, पुर्तगाल, अंग्रेज, सूरत या मसूलीपट्टनम, जो भी ऑप्शन है उसके पीछे कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। थर्ड रहेगा डच, जिसका होगा मसूलीपट्टनम। फोर्थ अंग्रेज और सॉरी फ्रांसीसी, जिनका होगा सूरत में। और इसके बाद उस वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि पुर्तगाल में वास्को डी गामा किस प्रकार भारत से आता है, भारत आता है और वो भारत के किस प्रकार से खोज करता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि वो भारत की खोज न करके एक भारतीय जलमार्ग, व्यापारी जलमार्ग की खोज करता है, जिससे यूरोप और भारत या कहूँ एशिया के पूर्वी हिस्से से जलमार्ग के द्वारा किस प्रकार से व्यापार करना है, ये तय होता है। तो उस वीडियो में हमने सब देखा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके ज्यादा पहले उसे देख लें। आज की वीडियो में हम डच, ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनी का आगमन को देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि डच कंपनी 1595 में भारत आई थी, जिसको वर्तमान समय में नीदरलैंड या हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जो डच से आए थे व्यापारी, उनका नाम था कार्नेलियस हाउटमैन 1595 में। और यहीं से बता दूं, जब कार्नेलियस हाउटमैन आए थे तो किसी संस्थागत के अंतर्गत नहीं आए थे, वो केवल क्या आए थे, अपने कुछ मित्रों के साथ एक व्यापारिक समूह बनाकर भारत आए थे। इसी क्रम में, इसी वजह से क्रम बदल जाता है। जबकि जो डच कंपनी थी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये किसका नाम था, ये डच कंपनी का नाम था, जिसका निर्माण भारत से या एशिया से व्यापार करने के लिए किया गया था। और इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। इसी वजह से मैंने बताया था क्रम आपका चेंज हो जाता है। 1605 में प्रथम व्यापारिक केंद्र इनका खोला गया था मसूलीपट्टनम में। और 1759 में अंग्रेज और डच के मध्य युद्ध होता है बंगाल में, जिसे बेदरा का युद्ध कहते हैं। इसमें क्या होता है, डच हार जाते हैं और इनके भारत में भूमिका खत्म हो जाती है। और पहले भी इनका फोकस भारत से न होकर के इंडोनेशिया से ज्यादा होता था। ये देखिए, अगर ये भारत का हिस्सा है तो जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ आप नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे सुमात्रा और जावा है। और सबसे पहले 1595 में जब डच आए थे तो यहीं पे सुमात्रा में आए थे। और यहाँ से वो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पुर्तगाली किसका व्यापार कर रहे थे, पुर्तगाली मसाले के व्यापार कर रहे थे। मसाले के साथ साथ यहाँ से उन्होंने कपड़े का व्यापार प्रारंभ किया। अगर जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत से यूरोप में कपड़े का व्यापार किसने प्रारंभ किया, तो सही आंसर क्या होगा, डच पे आपको टिक करना है। और भारत में इनकी भूमिका खत्म हो जाती है और इंडोनेशिया में इनकी भूमिका बनी रहती है। और अंग्रेजों और इनके मध्य संधि होती है, इसमें यह कहा जाता है कि मैं यानी कि अंग्रेज न इंडोनेशिया के हिस्से में जाएंगे, व्यापार में इनके दखल देंगे, और डच न भारत में आएंगे अंग्रेजों के व्यापार में दखल देंगे। तो हमारे लिए इनकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि पहले डच से आने वाले व्यक्ति थे कार्नेलियस हाउटमैन, जो 1595 में आए थे। 1602 में डच की कंपनी का व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसका क्या नाम था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। 1605 में इन्होंने पहली बार भारत में अपना व्यापारिक केंद्र या फैक्ट्री खोली थी, जिसको खुली थी 1605 में। कहाँ खुली थी, मसूलीपट्टनम में। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, जिसकी कीमत अंग्रेजों और डचों की मदद, इसमें किसकी पराजय होती है, डच की पराजय हो जाती है और अंग्रेज विजय हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे उनका व्यापार में प्रतिबंध हो जाता है। अब अगला हमारा टॉपिक है ब्रिटेन का आगमन। ये सबसे बड़ा रोल भारत में प्ले करते हैं और इनकी कंपनी का नाम आपको पता होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इनकी कंपनी को जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने की थी। और अंग्रेजों को या उस व्यापारिक कंपनी को पूर्व से व्यापार करने के 15 वर्ष का एकाधिकार
दिया था, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है कि किस महारानी ने या किसने जो है अंग्रेजों को पूर्व से व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र दिया था? तो महारानी एलिजाबेथ ने कब दिया था? 1600 ईस्वी में दिया था। और उस उनकी कंपनी का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। इनके पास और गैर कौन था? तो एक व्यापारिक ग्रुप था जिसका नाम था एडवेंचरस मर्चेंट्स। तो वही व्यापारी ग्रुप महारानी एलिजाबेथ के पास जाता है और पूर्व से व्यापार करने की अनुमति मांगता है, जिसकी वजह से उसे 15 वर्ष का एकाधिकार मिलता है। फिर 1603 में जेम्स द्वितीय, जो महारानी एलिजाबेथ का शासक बनते हैं, उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को भारत में अपना दूत बनाकर भेजा था। और कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज से भारत आया था उसका नाम था हेक्टर। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस जहाज से आया था? हेक्टर नाम से जहाज से आया था। और दोस्तों इसके बाद सबसे बड़ी बात आपको जो ध्यान रखना है, जो इसे पत्र मिला था किसकी तरफ से? जेम्स द्वितीय ने जो इसे पत्र दिया था वो नाम था अकबर का, यानी इसे अकबर के नाम से पत्र दिया गया था। उस समय शासन किसका था? जहांगीर का। जब भी क्वेश्चन पूछे कि कैप्टन हॉकिंस या हॉकिंस के पास किसके नाम से पत्र था, तो थे अकबर के नाम से। और जब भारत में कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है और बच्चों को कंफ्यूज करता है। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी की स्थापना 1608 में सूरत में की थी, जिसकी परमिशन इनको जहांगीर ने दिया था, जिसका कारण बाद में रोक दिया जाता है। और 1611 में मसूलीपट्टनम में एक कंपनी का निर्माण प्रारंभ होता है और वह बनके संपन्न हो जाती है। इसकी वजह से कहीं कहीं आपको प्रथम कंपनी का निर्माण मसूलीपट्टनम में लिखा था, ये भी मैं आपको बताया था। लेकिन जब ये इंडियन ओशन में फ्रांसीसियों को सॉरी पुर्तगालियों को हराते हैं, तब इनसे पुनः जहांगीर प्रभावित होकर के इन्हें सूरत वाली कंपनी को कार्य फिर से प्रारंभ करके उसे निर्माण करने का अधिकार दे देते हैं या परमिशन दे देते हैं। और 1613 में वह कंपनी बन के तैयार हो जाती है। 1615 में सर थॉमस रो भारत में आए थे, जिसको याद रखिए कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कोई महत्वपूर्ण नहीं जुड़ा हुआ है। 1632 में इन्हें सुनहरा फरमान मिला था। सुनहरा फरमान क्या था दोस्तों? अधिकतर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के शासक ने गोलकुंडा और विजयनगर, यह दो राज्यों में टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। क्योंकि देखिए उस समय टैक्स लग रहा था, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में थोड़ा सा कटाव था या थोड़ा सा इनको कम प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन जब गोलकुंडा के शासक ने इन्हें फ्री में व्यापार करने या टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दी थी, जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट बढ़ गया और इनके व्यापार को लेकर के मनसा बढ़ गया। यहाँ पे व्यापारी केंद्र खोलने लगे और यहीं से धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो भारतीय प्रशासनिक क्षेत्रों में दखल देना प्रारंभ करते हैं, जहाँ उनका जो उद्देश्य था वो व्यापार करना होकर के शासन का यहीं से धीरे बेस बनता है। फिर एक घटना होती है 1661 में, चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन, ये दो रहते हैं। चार्ल्स द्वितीय जो होते हैं वो होते हैं ब्रिटेन के राजकुमार, और कैथरीन जो होती हैं वो होती है फ्रांस की राजकुमारी। इनके और इनके मध्य शादी होती है, चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन की शादी हो जाती है, जिससे कि ब्रिटेन को 92 दहेज में मिलता है। और 1668 में बॉम्बे को जो है ब्रिटेन सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक के किराए पर यहाँ पे इनको शासन करने के लिए दे देती है। कब देती है? मिलता कब इसको? 1661 में। इनको देती कब है? 1668 में व्यापार करने के लिए दे देती है। कितने पाउंड में? 10 पाउंड में व्यापार करने के लिए दे देती है। फिर आता है 1717 का फरमान। दोस्तों इस फरमान को आप अक्सर याद रखिएगा, क्योंकि ये भारत के आधुनिक इतिहास में बहुत बड़ा फैक्ट रहता है, बहुत बड़ी घटनाओं की नींव डालता है। 1717 का फरमान अंग्रेजों को फर्रुखसियर के द्वारा मिला था। क्या क्यों मिला था? फर्रुखसियर को एक रोग थे, एक बॉडी में कोई उनकी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से एक वैद आया था या कहूं कि डॉक्टर आया था ब्रिटेन से, जिसने फर्रुखसियर का इलाज किया और वह जल्द ही ठीक हो गए या स्वस्थ हो गए। इसके बाद उन्होंने खुश होकर अंग्रेजों को एक फरमान दिया था, जिसे 1717 का फरमान कहते हैं। उसमें क्या था? उन्होंने उसमें यह आदेश दिया था कि यदि अंग्रेज 3000 रुपए वार्षिक दे देते हैं बंगाल के लिए और 10,000 रुपए दे देते हैं सूरत के लिए, तो इन दोनों जगहों पर टैक्स फ्री व्यापार
कर सकते हैं। और यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि बंगाल पे यही फरमान की वजह से आगे चल के सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य, फिर आगे चल के मीर जाफर और अंग्रेजों के मध्य, फिर मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य में टकराव उत्पन्न होता है। और इसी के कारण प्लासी और बक्सर का युद्ध में एक बहुत बड़ी भूमिका इसकी होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब वहां पर डच फिर व्यापार करते थे तो वहां के जो नवाब होता था उसे राजस्व में बहुत बड़ा नुकसान हुआ करता था। और ये लोग इसका दुरुपयोग भी करते थे। ये क्या करते थे, जो भारतीय व्यापारी होते थे उनको भी कहते थे, लाओ तुम्हारे जो सामान है, तुम्हारा जो माल है, इसको हम अपना दिखा देते हैं, तुम्हारा टैक्स फ्री हो जाएगा। जिसकी वजह से राजस्व में कहीं न कहीं बहुत बड़ी मात्रा में चोरी हो रही थी। और उस चोरी की वजह से क्या हो रहा था, वहां बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य सदैव टकराव बना रहता था। और इसी टकराव के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध हमें सामने देखने को मिलता है। और इन्होंने तीन इनके प्रांत थे, भारत में इनके तीन प्रांत थे। कौन कौन सा था, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे। और तीनों प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ये नॉर्मल सा फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा। और अंग्रेजों ने तीन महत्वपूर्ण किले बनवाए थे। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये कहाँ पे है, मद्रास में। फोर्ट विलियम ये कहाँ पे है, कलकत्ता। फोर्ट लुई ये कहाँ है, पांडिचेरी। ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि फोर्ट विलियम किला कहाँ पर स्थित है, या फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है आपने, कलकत्ता। फोर्ट लुई कहाँ पर स्थापित है, पांडिचेरी। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थापित है, मद्रास। इससे केवल एक तथ्य है, छोटे छोटे एग्जाम में कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम अगर इसे आप कभी दे रहे हैं, कोई भी एमए का या बीए का देखें, तो ऐसे तथ्य नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों हम फ्रांसीसी कंपनी। यूरोप की दो बड़ी शक्तियां थी, ब्रिटेन और फ्रांस। और इन दोनों शक्तियों ने कहीं न कहीं भौगोलिक खोजों या भौगोलिक कब्जे पर विशेष ध्यान दिया। इन्हीं का उपनिवेश हुआ करता था अमेरिका, इन्हीं का उपनिवेश हुआ करता था अफ्रीका, और इन्हीं का उपनिवेश हुआ बाद में के भारत, और इन्हीं का उपनिवेश हुआ इंडोनेशिया। ठीक, तो 1664 ईस्वी में द इंडिस ओरियलेंस नामक एक कंपनी बनाई गई, जिसको अधिकार दिया गया कि भारत से या पूर्वी एशिया से यह व्यापार करेगी। 1664 में यह कंपनी चलती है, क्योंकि यह भारत न पहुंच करके ये मेगाडास्कर द्वीप पे पहुंचती है। मेगाडास्कर कहाँ है, ये आपका निचला भारत है, यह इंडोनेशिया है। ये जो इधर का इलाका है सऊदी अरब वाली साइड, यहीं पे मेगाडास्कर द्वीप है। तो यहाँ पर पहुंचती है, यहाँ पे नहीं आती है। तो 1667 में फैक्ट्रो नामक दूसरा व्यापारी चलता है, जो जाके भारत पहुंचता है और यहाँ से व्यापार प्रारंभ करता है। और इन्होंने अपनी पहली कंपनी कहाँ लगाई थी भारत में, तो 1668 में सूरत में इन्होंने अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला था। 1669 में इन्होंने मछलीपट्टनम में अपना दूसरा व्यापारिक केंद्र, और फिर आगे चलकर इन्होंने पांडुचेरी और चंद्रनगर 1673 और 74 में इसको फ्रांसीसी राज्य में मिलाते हैं। देखिए, फ्रांस और अंग्रेज ये दोनों ही भारत में शक्तिशाली व्यापारिक शक्ति के रूप में पहले उभरते हैं, फिर दोनों ही एक रणनीति अपनाते हैं, भारत के आंतरिक मामलों में, प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, दोनों के मध्य टकराव उत्पन्न होने लगता है। और इसी टकराव का परिणाम आगे हमें देखने को मिलता है, कर्नाटक युद्ध, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसको आप देख लीजिएगा। उसने कर्नाटक युद्ध ने भारत में अंग्रेज या कहूं ब्रिटेन और फ्रांस, इन दोनों की स्थितियों, कितना इनका प्रभुत्व रहेगा और इनका व्यापार किसका आगे कायम रहेगा, इसका निर्णय कर दिया था। कर्नाटक युद्ध पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें 3 कर्नाटक युद्धों के बारे में हम देखेंगे। पहला कर्नाटक युद्ध 1946 से लेकर 48 तक, दूसरा 49 से लेकर 54 तक, और तीसरा 58 से लेकर 63 तक। और तीसरा जिसमें पेरिस की संधि होती है, उसमें किस प्रकार से फ्रांसीसियों का भारत से पैकअप हो जाता है, उसे कहा जाता है पैकिंग ऑफ फ्रांस। भारत से इनको किले, शासन, व्यापार, सभी चीजों से इनका प्रतिबंध लगा दिया है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से डच कंपनी भारत में आई, फिर आगे चल के अंग्रेज या ब्रिटेन की कंपनी भारत में आई। डच की कंपनी का क्या नाम था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ द नीदरलैंड, और ब्रिटेन की कंपनी का क्या नाम था, द ईस्ट इंडिया। और फ्रांसीसी कंपनी का क्या नाम था, द इंडियन ओरियलेंस। और ये तीनों किस वजह से आए थे या किस उद्देश्य से भारत आए थे, इनका उद्देश्य एक ही था दोस्तों, क्या, भारत से व्यापार करना
और मुनाफा कमाना और उस मुनाफे को लेकर के यूरोप वापस लौट जाना। और यही चल करके आगे मुनाफे के लिए भारत पे कब्जा या भारत को अपना उपनिवेश बनाने लगेंगे या भारत की प्रशासनिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ेंगे। और भारत में फ्रांस और अंग्रेजों इन दोनों ने कैसे इन दोनों का उदय होता है राजनीतिक शक्ति के रूप में, और कैसे फ्रांस उस दौड़ से पीछे हट जाता है और अंग्रेज आगे बढ़ जाते हैं, ब्रिटेन आगे बढ़ जाता है, पूरे भारत को अपना उपनिवेश बनाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कर्नाटक युद्ध में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।